हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। यह है ELSS दिसंबर। इस महीने हम 3 ELSS फंड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले 3 का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा ऊपर, आप वो जाके भी देख सकते हैं। अब देखते हैं ELSS फंड होता क्या है। ELSS फंड का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स। ये अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके टैक्स बेनिफिट 80C के अंदर जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। और इसका लॉक इन सबसे कम होता है 3 साल का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस 3 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि आप ये जो 1.5 लाख की लिमिट आपको ATC में प्रोवाइड करता है, ये आपकी लिमिट नहीं है। इससे ज्यादा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप नॉर्मल फंड की तरह भी रख सकते हैं कि मान लीजिए आपका EPF और PPF पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब भी आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका होराइजन थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आप 3 साल से पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते कोई भी कंडीशन में, कुछ भी हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि सिंस ये एक इक्विटी लिंक्ड स्कीम है, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको मानिए रिटायरमेंट के फंड की तरह। रिटायरमेंट का क्या आपका 10 साल 20 साल 30 साल बाद है, तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वो प्रोवाइड करती है। और ये नॉर्मली हम बाकी आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ATC में वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो डेट ओरिएंटेड होते हैं और डेट इन्फ्लेशन के बहुत आसपास मूव। आज हम आपके लिए एक नया फंड लेके आ रहे हैं जिसकी हिस्ट्री बहुत ही कम है, बस 2.5 साल। अभी तक जितने भी फंड हमने डिस्कस किए थे उनकी हिस्ट्री एटलीस्ट 5 साल की थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे देखने के लिए आप इस वीडियो को देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी भी हमारे बहुत सारे व्यूअर ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 85% से ऊपर नॉन सब्सक्राइब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और आप इनको रेगुलरली देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत पता चले तो उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो ये नया फंड जो है वो है पराग परेग का टैक्स सेवर फंड। ये फंड अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी कि 2.5 साल से भी कम इसकी हिस्ट्री है। तो अगर इसने किसी ने भी पहला इन्वेस्टमेंट उसमें किया होगा तो अभी भी उसका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि 3 साल का तो लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मिनिमम 80% आपको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली ELSS की लिमिट होती है मिनिमम 65%, लेकिन क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए तो थोड़ा इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाना पड़ता है। और ELSS मतलब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर आपका इक्विटी एक इंस्ट्रूमेंट है तो अच्छा है कि आपका हाई एलोकेशन हो इक्विटी की तरफ। चलो इसकी शॉर्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री भी देख लेते हैं। पराग परीख का पिछले 1 साल में इसने मार्केट को बीट किया है, और अगर आपका इंसेप्शन से भी देखेंगे तब भी इसने मार्केट को बीट किया है। तो कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हैं अक्रॉस वेरियस टाइम पीरियड्स, 1 ईयर और 6 मंथ, और ऊपर से आपका 3 मंथ में सब में इसने अपने आप मार्केट को बीट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी हिस्ट्री के साथ मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूं। आप पहला देखिए इसका स्टॉक स्टाइल। स्टॉक स्टाइल ब्लू आइकन पे फोकस कीजिए। ब्लू जो आइकन है वो काफी अलग है अपने कैटेगरी और ओवरऑल मार्केट से भी। तो अगर हम इसका वेटेड कंपोजिशन देखें तो इस फंड में ब्लेंडेड स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप देखेंगे ग्रोथ स्टॉक्स में मीडियम में थोड़ा ज्यादा फोकस है, यानी कि तो छोटी कंपनी है थोड़ी। लार्ज में जब एक बार कंपनी लार्ज हो जाए तो ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्लेंड क्या होता है, लार्ज और वैल्यू के बीच का होता है, तो यानी ग्रोथ उसमें बची है लेकिन वो इतना ओवर प्राइस्ड नहीं है कि आप उस पर ओवर पे कर रहे हैं। और ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहता है, क्योंकि आप जितना कम पे करेंगे किसी एक कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर हम इसका पोर्टफोलियो पीबी रेशियो और पोर्टफोलियो पीई रेशियो देखें जो 3.44 और 21.96 है, तो पीबी क्या होता है, आपके बुक में जितनी इक्विटी है, यानी इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, और जितना आपने रिजर्व इकट्ठा किया है उसकी जो वैल्यू है उसका कितना गुना आपका प्राइस है स्टॉक का। और पीई रेशियो होता है, मान लीजिए 1 साल में 100 करोड़ कमाता है तो आप उस कंपनी के लिए कितना पे कर रहे हैं, तो यानी 2100 करोड़। तो जितना कम होगा अभी के सिनेरियो में, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो भी वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उन पे इंपैक्ट कम होता है बजाय ग्रोथ स्टॉक्स के। तो अगर आपको लगेगा कि ऐसे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो हम बाकी फंड्स देखते हैं कंपैरिजन में। इसको कंपेयर करा जाए जो हमने इस महीने डिस्कस किए हैं, एक्सिस का, मेरे एसेट का और कैनरा रोबेको का टैक्स सेवर्स फंड,
तो आप देखेंगे कि जो पोर्टफोलियो पीबी रेशियो पीई रेशियो सबसे कम है अक्रॉस ऑल। अगर आप इसमें देखेंगे जो एक्सेस है वो तो अलग ही लेवल पे जा रहा है कि पोर्टफोलियो पीबी रेशियो 6.78 का है। थोड़ा मेरा एसेट इसके कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल इससे ऊपर है। अब अगर इससे आप कैश कंपोनेंट देखेंगे तो कैश कंपोनेंट ज्यादा रखा हुआ है। कैश कंपोनेंट ज्यादा क्यों रखा हुआ है? एक तो उसका ये फायदा है कि अगर ये मार्केट में कभी डाउन टर्न आता है तो वो डिप्लॉय कर सके। लेकिन अगर आप इसका एयूएम देखेंगे अक्रॉस 337 सबसे कम है, तो अगर रिडेम्पशन होते हैं तो इसको पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसे अपना इक्विटी बेचना पड़ेगा। एक और फायदा होता है छोटे फंड्स का कि ये ज्यादा मैन्यूवर कर सकते हैं, क्योंकि बड़े फंड में अगर वो एक पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे तो पूरा मार्केट हिला देंगे, क्योंकि उनका एसेट साइज इतना बड़ा होता है। तो इसका फायदा क्या हुआ? हमारे पास अगर पीबी और पीई रेशियो को देख के कंपेयर करा जाए तो थोड़े वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। और अगर स्टॉक्स देखें तो 26 है, जो नॉर्मली और फंड्स में ज्यादा होते हैं। और इनका कंसेंट्रेशन देखेंगे तो टॉप 10 56% होता है। तो इतना ज्यादा उन्होंने अपने टॉप 10 पे बैट नहीं कर रखा है। अब इससे क्या होगा कि इन्होंने जो फंड स्टडी कर रहे हैं उस पे अक्रॉस ही अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है और दो फंड मैनेजर है बेसिकली इक्विटी वाले। एक तो उसमें राज मेहता है, वो तो डेट फंड को मैनेज करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट गिरता है तो ये अपना जो कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कैश इक्विवेलेंट इतना रखने के कारण अगर मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है तो वो उसका फुल बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कैश रखा हुआ है और इक्विटी कंपोनेंट इनका फुल 90% से ऊपर लेवल पे नहीं आया है। अगर इसका पोर्टफोलियो देखते हैं तो टॉप की कंपनीज देखिए आप। बजाज होल्डिंग्स 14, अब इसमें 14 पीई क्या है। और अगर यहाँ मानते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा हाई पीई है, लेकिन अगली कंपनी देखिए आईटीसी। आईटीसी बहुत कम ईएलएसएस फंड मैनेजर्स ने रखी हुई है, क्योंकि नॉर्मली आईटीसी मूव होता नहीं है, 200 210 इसमें घूमता रहता है। तो लोगों को क्या चाहिए होता है फंड मैनेजर्स को कि उनका जब पोर्टफोलियो लोग देखें तो उसमें लगे विनर्स हैं। तो इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास विनर्स दिखे या नहीं दिखे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नॉर्मल विनर नहीं है, लेकिन इसका पीई कम है और एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया ग्रो करता रह रहा है। तो ये ऐसी कुछ सिनेरियोज है जब इसमें ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसा पीई में ये भी तो हो सकता है कि जो वैल्यू फंड है वो वैल्यू ट्रैप हो और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ प्रोवाइड ना कर सकें। तो इस केसेस में मैं क्या कर रहा हूं कि अब इसके फंड मैनेजर्स देखते हैं। अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर देखें तो वो आता है राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार और राज मेहता। ये किसी और फंड के भी मैनेजर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम पे। उसका लिंक मैंने ऊपर प्रोवाइड कर रखा है। वो फंड है पराग परेख फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें भी फंड मैनेजर सेम है, राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार और राज मेहता। तो मैं आपको इस फंड हाउस के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर फंड नहीं है, आपने इसके कभी एड्स नहीं देखे होंगे, लेकिन ये ऐसा फंड था जो काफी टाइम से चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा था, फ्लेक्सी कैप फंड इनका अकेला फंड था, लेकिन धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे टैक्स प्लान की डिमांड बढ़ी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो बीच में आता है डेट फंड और उसके, और इन्होंने एक लिक्विड फंड भी निकाल लिया उसके बाद, जो डेट होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स के काम है। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करा। पहले इस पराग पर एक फ्लेक्सी कैप पे फोकस किया था। तो अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो ऊपर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है ऐसे फंड में जो बिल्कुल ही नया हो और आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस ऐसे न्यू फंड्स में ये होता है कि इनकी कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती है। परफॉर्मेंस हिस्ट्री ना होने के कारण तो ये फंड कैसे मैनेज करता है अप एंड डाउन टर्न अपने साइकिल में, जो भी मार्केट की साइकिल आती है, कभी बूम आता है, बस्ट आता है, तो वो कैसे मैनेज कर पाता है वो कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि ये फंड अभी भी छोटा है, 337 करोड़। तो इसके कारण इसे अपने फंड को कैश मेंटेन करना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी रिडेम्पशन आएगा तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए 25% रिडेम्पशन आ गया, 25% कैसे रिडेम्पशन होगा? अगर 100 करोड़ का भी आ गया, 100 करोड़ कोई 35,000 का जो फंड होगा 100 करोड़ आराम से मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर इन पे 100 करोड़ का आया तो इन्हें अपनी इक्विटी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में तो इनको अपना जो इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इस फंड में इश्यू हो सकता है कि ये छोटा फंड है। लेकिन अगर हम मैनेजर के रिकॉर्ड के हिसाब से जाएं तो उन्होंने जो फ्लेक्सी कैप है उसके साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाए इसकी परफॉर्मेंस से, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये फंड भी वैसे ही परफॉर्म करे।
और वो हमेशा से वैल्यू स्टॉक्स पिक करता आ रहे थे। तो मेरी कंसिडरेशन में तो ये फंड आपको कंसिडर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी, चाहे आप इसमें थोड़ा ही पैसा रखें, क्योंकि इसका फ्यूचर सिनेरियो कम रिस्की है, क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में रखता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये आउटग्रो करेगा मार्केट को बहुत ज्यादा अंतर से, लेकिन रिस्क आपका कम है। अगर रिस्क कम है तो ओवर द लॉन्ग टर्म आपकी वोलेटिलिटी कम होगी और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी आपका कंसिस्टेंट रहेगा, जो आप अपना एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के बाद मत निकालिएगा, एटलीस्ट 5 से 10 साल तो रखिए, क्योंकि ये ऐसे इक्विटीज फंड्स ऐसे होते हैं कि जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और वो जितना आपकी वेल्थ ग्रो करती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसा दोस्त पूछ रहा है कि कोई ऐसा नया फंड बता जो किसी ने नहीं खरीदा हो, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ELSS दिसंबर का ये आखिरी फंड था। अब मैं जनवरी की स्टार्टिंग में ELSS के टॉप 5 फंड टू इन्वेस्ट इन 2022 की वीडियो निकालूंगा, तो उसको फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।